Okay, so in the last video of this chapter, we'll be discussing the movement of substances into and out of cell, जिसमें हम लोग सबसे पहले diffusion को discuss करने वाले हैं. Then we'll discuss the facilitated diffusion, and afterwards we'll discuss the osmosis. उसके बाद हमें active transport, and then we'll be discussing the bulk transport. ये 5 चीज़ें ने बहुत important है, इनको discuss करना बहुत ज़रूरी है. और आपको पता होना चाहिए कि what are these processes, because ना कि सिर्फ ये आपके AS में बल्कि आपके A2 में भी इसको investigate किया जाता है. अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे बनकर आते हैं और ये वो कॉन्सेप्ट है जो विच आई से बेसिकली इट्स अ बेसिक ऑफ योर बायो. तो अगर आप इस बेसिक में वीक हो तो इट मीन्स दैट ये आगे आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करना पड़ेगा. और दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. अभी जब जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो नहीं देखे तो लाजमी देख लो. अब इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट को स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास सेल टू सेल किस तरह से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं और किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं. वेल, diffusion की जो definition है, that's written in the front of you guys, that it's the net movement of molecules or ions from a region of high concentration to a region of lower concentration down a concentration gradient as a result of the random movement of particles. ठीक है, यानी कि एक जगह जहाँ से दूसरे जो मॉलिक्यूल है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन. जहाँ उस मॉलिक्यूल की कंसनट्रेशन हाई थी वहाँ से वो उस जगह पे मूव करेगा जहाँ उसकी कंसनट्रेशन लो है. डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, दिस इज़ अ पैसिव प्रोसेस. पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना यहाँ पे एटीपी चाहिए ना यहाँ पर एनर्जी चाहिए. दिस इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ये खुद होता है. एंड मॉलिक्यूल्स टेंड टू रीच टू एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन. व्हाट डज इट मीन? देखो, तुमने कभी सोचा होगा कि यार डिफ्यूजन तो हो रही है, नहीं एक मॉलिक्यूल इधर से उधर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल उधर से इधर आ रहा है, दीज आर द ट्रांसपोर्ट. ठीक है, इधर आर ट्रांसपोर्टिंग. लेकिन ये क्या कब तक होते रहेंगे? ये इन्फिनिटी तक होते रहेंगे कंटिन्यूसली? नो, देयर इज़ अ पॉज. पॉज मीन्स बेसिकली कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर सब चला जाएगा. अभी क्या होगा कि दोनों जगह पर चीज़ें बैलेंस है. इसको मैं थोड़ा इजीली समझाऊँ तो मेरे पास एक बीकर है समझो, और उस बीकर के अंदर मैंने बीच में एक मेम्ब्रेन को लगा दिया. अब बीकर का एक पोर्शन जहाँ पर, क्योंकि बीच में मेम्ब्रेन जो है वो बीकर के दोनों पोर्शन को सेपरेट कर रहा है. पहले पोर्शन को मैंने 1 कह दिया, दूसरे पोर्शन को मैंने 2 कह दिया. जो 1 है वहाँ पानी की कंसनट्रेशन बहुत हाई है और सॉल्यूट्स की, लाइक फॉर सपोज अमीनो एसिड्स है, उसकी कंसनट्रेशन लो है. और 2 में यानी बीकर का जो पार्ट 2 था वहाँ पे मैंने वाटर की कंसनट्रेशन को लो करके सॉल्यूट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दिया. तो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? बीकर 2 में. और सबसे कम कहाँ पर है? बीकर 1 में. तो हाइयर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूवमेंट होगी, यानी कि 2 से 1 की तरफ मूवमेंट होगी. तो ये मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज इन द चेंज इन द कंसनट्रेशन. ड्यू टू द चेंज इन कंसनट्रेशन ये मूवमेंट होगी. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ होती है ऑफ कोर्स. और उसके बाद ये कब तक डिफ्यूज़ होगा? जब तक कि दोनों जो बीकर है, मतलब जो दोनों पार्ट हैं बीकर के, वहाँ पर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन दोनों में सेम नहीं हो जाती, तब तक ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता रहेगा. जब मैं कहूँगा कि हाँ अब बीकर 1 और बीकर 2 यानी कि दोनों जो सेपरेट पोर्शन से एक ही बीकर के जो मेम्ब्रेन से सेपरेट हो रहे थे, अब दोनों की जगह पर दोनों जो सॉल्यूट्स है उसकी कंसनट्रेशन सेम है. 50% वहाँ पर है, 50% यहाँ पर है. आई विल से दैट दिस इज बेसिकली द इक्विलिब्रियम सिचुएशन. यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं. नाउ दे हैव अराइव्ड ओवर हियर. और उसके बाद अब यहाँ पर डिफ्यूजन नहीं होगी, और अगर होगी भी जस्ट इन केस तो एक मॉलिक्यूल वहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, 2 मॉलिक्यूल वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं. एक 50% में कोई चेंज नहीं आएगा. और ये डिफ्यूजन सिर्फ तब होती है जब तक आप इक्विलिब्रियम सिचुएशन तक रीच ना कर जाओ. और कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं. दैट इज़ द स्टीपनेस ऑफ ग्रेडियंट इंक्रीजेज, डिफ्यूजन इंक्रीजेज. ये ग्राफ की बात करें, ग्राफ में आपका जो जितनी भी हमारे पास जो ग्रेडियंट होता है ग्राफ का, जो वो जितना स्टीप होगा उतना ज़्यादा हमारे पास डिफ्यूजन का रेट होगा. ठीक है. और दूसरा ये कि इफ़ यू इंक्रीज द टेम्परेचर डिफ्यूजन इंक्रीजेज. उसका मतलब जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो खुद बताओ टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज़ हो रही है. अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उन्हें एक ही की पॉइंट यहाँ पे समझ आएगा कि यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ. डिफ्यूजन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. ठीक है, कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. तो जब ये मूवमेंट हो रही है बेसिकली, तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है, पहली बात. दूसरी बात ये कि ये जो मूवमेंट होती है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी तभी इंक्रीज़ होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी. काइनेटिक एनर्जी होगी इंक्रीज़ होगी तो कोलिजन इंक्रीज़ होगा. जब कोलिजन इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो सक्सेसिव कोलिजन इंक्रीज़ होगा तो डिफ्यूज़ होंगे मॉलिक्यूल्स. इस तरह से डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज़ होता है. नाउ
जिस तरह से सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, हमारे पास डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज़ होगा। अभी-अभी आप पढ़ कर आए ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स को मैंने थोड़ा पहले पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर इस तरह से कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बड़ा होता है, तो वहाँ पर डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज़ होता है। हमने ये ट्रांसपायरेशन में डिस्कस किया था। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो जाएंगे ईज़िली। फॉर सपोज़ पानी है, पानी डिफ्यूज़ हो रहा है आसमान की तरफ। अगर मैं फॉर सपोज़ एक कप लूँगा और एक कप के अंदर मैंने पानी को डाला, ठीक है? मतलब सेम वॉल्यूम रखा मैंने पानी का, सबसे पहले एक कप के अंदर डाला सेम वॉल्यूम पे पानी को, तो वो एवापोरेट बहुत आहिस्ता होगा। और वहीं पर ही एक ही मैंने पानी लिया, उसको मैंने ज़मीन पर ऐसे फेंक दिया, तो ज़मीन पे पानी बिखर गया। जब उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब पानी जो है वो जल्दी से एवापोरेट हो गया। दिस इज़ बेसिकली द फिनोमेना दैट्स अप्लाइंग ओवर हियर कि सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगा, पानी जल्दी आसमान की तरफ डिफ्यूज़ कर जाएगा। इफ़ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस इंक्रीजेज द डिफ्यूजन रेट डिक्रीजेज, व्हाट डज ही मीन? हम लोगों ने लीव के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। देखो, अगर एक जगह से मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो रहा है दूसरी जगह पर, अगर उसका डिस्टेंस ही बड़ा हो जाएगा तो फिर डिफ्यूजन का रेट डिक्रीज़ होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम का मतलब है कि डिफ्यूजन का रेट डिक्रीज़ होगा। सारे मॉलिक्यूल्स इधर से उधर नहीं जा पाएंगे, बहुत टाइम लेंगे, तो डिफ्यूजन रेट ऑलरेडी डिक्रीज़ रहेगा। अगर हम बात करेंगे हमारे पास डिस्टेंस कम है, तो कम डिस्टेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मॉलिक्यूल आराम से कम डिस्टेंस होने की वजह से कम टाइम में पहुंच रहे हैं, और कम टाइम में पहुंचने की वजह से डिफ्यूजन का रेट अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ये डिस्टेंस और डिफ्यूजन का रेट आपस में दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। Smaller and non-polar molecules like fat diffuses much easily across the cell surface membrane as they are soluble in phospholipid. Phospholipid आपको पता है हाइड्रोफोबिक होती है नेचर। ये वाला जो पॉइंट है मैं प्रीवियस वीडियो में उसको डिटेल से समझा चुका हूँ, बाय द वे जाकर चेक कर लेना। वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मॉलर यानी कि पहली बात तो वो छोटा मॉलिक्यूल है, तो वो आसानी से डिफ्यूज़ हो सकता है। दूसरा, वो नॉन पोलर है, तो वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाएगा, उसको किसी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। वाई, ये तुम प्रीवियस वीडियो में देख कर आ जाओ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस अबाउट दैट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरफ मूव करने से पहले एक की पॉइंट यहाँ पे याद रखना, व्हाट डज द वर्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन्स? वेल, डिफ्यूजन का जो आपको डेफिनेशन क्लियर पता चल चुकी है, तभी मैंने इसको पहले पढ़ाया है। नाउ फैसिलिटेटेड का मतलब है आप जैसे लाइक फॉर सपोज किसी को कोई चीज़ फराम करते हो, कोई फैसिलिटी दे रहे हो किसी को, लाइक फॉर सपोज हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एक दुकान खोलनी है और उस दुकान के लिए आपको सामान चाहिए, और सामान ख़रीदने के लिए आपको पैसे चाहिए। अब आपके पास पैसे भी नहीं है और आपके पास सामान भी नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि आप वो सामान, मतलब वो दुकान खोलने के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए। मैं आपको जो है वो सामान भी दे रहा हूँ लाकर और पैसे भी दे रहा हूँ, दोनों चीज़ों की मैंने आपको फैसिलिटी दे दी, यानी मैंने आपको फैसिलिटेट कर दिया। आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मैं आपको दे चुका हूँ। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ऐसी डिफ्यूजन्स होती है जो कि खुद नहीं होती है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है, यानी कि वो किसी की मदद से डिफ्यूजन हो रही होती है। डिफ्यूजन ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। नाउ अगेन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन वो वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल होती है इन अ सेल सरफेस मेम्ब्रेन। भाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन में अभी तो मुझे खुद एक बात बताओ, हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए तो भाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू तो भाई सेल सरफेस मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स पास कर रहे हैं। दूसरी बात, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी है, तो दोनों आपस में पास कर रहे हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे डिफ्यूज़ करेंगे? तो वो डिफ्यूज़ करेंगे बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एट ऑल। और ये किसके थ्रू हो रहा है? बाय द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन कौन सा हमारे पास? चैनल प्रोटीन एंड द कैरियर प्रोटीन। Now just have a quick view on the channel protein and the carrier protein. देखो, channel protein is written over here that allow charged substances, usually ions, to diffuse. और charged substances जहाँ पर भी होंगे इसका मतलब वो polar molecules हैं, that are soluble in water, can move to open or close the pore like a gate, controlling ion exchange. ये सिंपल पाथवे प्रोवाइड करते हैं चैनल प्रोटीन का। तुम्हें नीचे डायग्राम में पहला स्ट्रक्चर तुम्हें गिवन है चैनल प्रोटीन का, वो तुम देखो। चैनल का मतलब है बेसिकली आपको एक, चैनल का मतलब होता है बेसिकली आपको एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक रास्ता दे रहा है, और वो स्ट्रेट रास्ता है जिसके थ्रू इजीली बंदा जो है वो पास कर जाए। बंदा नहीं, मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस ऑफ कोर्स, तो वो पास कर जाए आराम से। ओके, और कैरियर प्रोटीन की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली फ्लिप होते हैं, फ्लिप बिटवीन टू शेप्स। एज अ रिजल्ट द बाइंडिंग साइड ओपन्स अल्टरनेटिवली टू ईच अदर, मतलब ईच साइड, ठीक है। मतलब कि एक जगह से मॉलिक्यूल, एक जगह से कैरियर प्रोटीन खुला, मॉलिक्यूल को अंदर लिया, अब ऊपर से क्लोज होगा, फिर नीचे से खुलेगा, फिर नीचे से क्लोज होगा तो उस टाइम ऊपर से खुलेगा, फिर ऊपर से क्लोज होगा तो नीचे से खुलेगा। ये ऐसा पाथवे नहीं है कि आप ऊपर से नीचे डायरेक्ट चले जाओगे, आपको पहले अंदर आना होगा फिर आप बाहर जाओगे,
ठीक है, दिस इज़ मेकिंग सम सेंस। और आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसको मज़ीद डिटेल से पढ़ाना चाहिए, बिकॉज़ इन द डायग्राम यू कैन जस्ट सी इट्स वेरी क्लियर कि हमारे पास कैरियर प्रोटीन किस तरह से होता है। मॉलिक्यूल एंटर हुआ, इसने मॉलिक्यूल को अपने अंदर पकड़ा और फिर मॉलिक्यूल को बाहर सेल के अंदर मतलब एंटर किया। ये जो है वो सारा सीन होता है। जबकि कैरियर प्रोटीन बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कोई खुलबंद वाला सीन नहीं है, ये स्ट्रेट पाथवे प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह से मॉलिक्यूल्स पास कर जाते हैं। Now if we talk about the osmosis, आप इसको ओ लेवल्स में ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। इवन इफ यू आर इन नए मेट्रिकुलेशन आपको पता होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस। मैं आसान कर दूं अगर, तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मैंने तो जहाँ तक ये बात लिखी है कि वाटर की जो मूवमेंट होती है ना, वाटर की जो डिफ्यूजन होती है, सॉरी, जो नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन, या हम इसको यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं हाई वाटर पोटेंशियल, टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स सेल सरफेस मेम्ब्रेन, एज अ रिजल्ट ऑफ देयर रैंडम मोशन। इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, यानी कि हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ वाटर ऑस्मोसिस कहलाता है। अगर आप एग्जाम में लिखो कि वाटर डिफ्यूजेस थ्रू दिस या द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल एट ऑल, पर अक्सर व बेशतर आप मार्क्स सी में चेक करोगे तो बोल्ड में लिखा हुआ होता है कि भाई वर्ड ऑस्मोसिस यूज़ करना ज़रूरी है। तो वेल आई प्रेफर यू गाइस कि आप ऑस्मोसिस लिखो, क्योंकि जब उन्होंने बोला ही ये तो फिर आपको स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा फॉर इट, ठीक है। सो टू बी ऑन सेफ साइड यूज़ द वर्ड ऑस्मोसिस, और या इसको आप डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी कह सकते हो बाय द वे। Now let's discuss that what is the water potential. Water potential basically हमारे पास tendency of water है to move out of a solution. ये water potential का word हम by the way अपने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में, हाँ, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में भी यूज़ कर चुके हैं। तो वेल वाटर पोटेंशियल बेसिकली ये जो सिंबल है इससे रिप्रेजेंट होता है, और आपको ये लिखना पड़ता है सिंबल, इससे जो है वो वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंट होगा। इट इज़ बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू मूव आउट ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन है बेसिकली, उस सॉल्यूशन से पानी क्या बाहर आ सकता है, किस हद तक आ सकता है, कितनी टेंडेंसी रखता है बाहर आने के लिए, उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। यानी एक सॉल्यूशन से, अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ वेरी सिंपल। द सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, सॉल्यूट हमारे पास हम ग्लूकोज ले लेते हैं, अमीनो एसिड्स ले लेते हैं, फैट ले लेते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, तो फिर वो बनाते हैं मिलकर एक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन है उसमें पानी किस हद तक या क्या टेंडेंसी रखता है बाहर आने के लिए, उसे हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर ऑलवेज मूव्स down a water potential gradient. This happens until water potential is the same throughout the solution. अब तुम्हें जाहिर सी बात है ऑस्मोसिस तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो तुमने डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वाटर इज ऑलवेज मूव डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। वाई देयर ऑस्मोसिस इज ऑलवेज अ पैसिव प्रोसेस, इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ठीक है। जो भी चीज़ डाउन अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जाती है उसमें कभी भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आप जो है वो अकॉर्डिंगली टू द वर्क फंक्शन कर रहे होते हो। लेकिन जब भी आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ तभी होता है जब आप एक्टिव प्रोसेस करते हो, जिसमें आप अगेंस्ट अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जाते हो, और उसके लिए फिर आपको ऑफ कोर्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, नॉट फॉर जस्ट दिस केस। Now if we talk about the water potential becomes negative if the solute concentration is very high. जैसे जैसे solute की concentration increase होगी, लाइक आपने वाटर में ग्लूकोज को ऐड किया है और ग्लूकोज की concentration को आपने इंक्रीज़ कर दिया, या आपने अमीनो एसिड को ऐड किया था और आपने उसकी concentration को इंक्रीज़ कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल बेसिकली मज़ीद नेगेटिव होता चला जाता है, ठीक है। अब हमें ये बात डिस्कस करनी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक आई वांट यू गाइस कि इस चैप्टर में तो भाई कुछ भी नहीं छोड़ो, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैम्ब्रिज पूछता है, ठीक है, अक्सर पूछता है, नॉट इन A2 बल्कि नॉट इन AS बल्कि A2 में भी पूछता है। मज़े की बात तो ये है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द वाटर लॉस एंड वाटर गेन, व्हाट हैपन बेसिकली व्हेन द वाटर इज़ लूज और वाटर इज़ गेन इन द एनिमल एंड अ प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे, सो इन एनिमल सेल वी नो दैट दीज आर द RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स में पानी ज़्यादा होगा, रेड ब्लड सेल्स में पानी कम होगा, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस सेल पर, और अगर प्लांट में हमारे पास पानी ज़्यादा होगा या कम होगा तो उससे हमारे सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है। अगर एनिमल सेल्स में हमारे पास RBCs में पानी कम होगा, वाटर लॉस होगा, तो हमारी जो RBC का शेप है वो क्रीनेटेड हो जाता है। ऐसे हम श्रिंक भी कह सकते हैं, ठीक है, श्रिंक इज़ ऑल्सो अ गुड वर्ड, क्रीनेटेड इज़ ऑल्सो अ गुड वर्ड। ये इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है, एंड गो एंड गूगल इट राइट नाउ, तो तुम्हें शेप भी पता चल जाएगी इसकी एट ऑल, कि वाटर लॉस होने की वजह से एनिमल का जो सेल है, एनिमल सेल द RBC बेसिकली, उसकी जो शेप है वो श्रिंक हो जाती है या क्रीनेटेड हो जाती है। और वहीं पर अगर वाटर वो गेन कर लेता है वो भी हीमोलाइज्ड हो जाता है, आप इसको सिंपल लाइज्ड भी कह सकते हो, ठीक है, लाइज्ड और हीमोलाइज्ड हो जाता है।
ठीक है। एंड समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा पानी भी देते हो तो आरबीसीज बर्स्ट हो जाते हैं। आरबीसीज, अच्छा एक बात बताओ मुझे, आरबीसीज फटते क्यों हैं? कि जब पानी नहीं है तो ये बिल्कुल ही ज़्यादा क्रीनेटेड हो गए, श्रिंक हो गए, और जब पानी बहुत ज़्यादा आ गया तो ये फट गए, मतलब बर्स्ट होने का रीज़न समझ नहीं आ रहा। तो इफ़ आई वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन, और आप एक की पॉइंट दो मुझे, कैसा क्या हो सकता है आरबीसी के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, क्या पानी ज़्यादा दे रहे हो तो वो जो है वो बर्स्ट हो जाता है या हीमोलाइज्ड हो जाते हैं, तो उसका क्या बेसिकली कोई कंक्लूजन है? अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे कहेंगे कि सर आप सिंपल जो है वो हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, आप सिंपल हमें जो बता दें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप सिर्फ सेल वॉल की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। आरबीसी में सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल सेल में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, वो हमेशा एब्सेंट होता है। और सेल वॉल का क्या फंक्शन है? सेल वॉल का फंक्शन ही हमेशा यही है कि सेल वॉल आपको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, और सेल को ना कि सिर्फ सख्ती प्रोवाइड करता है बल्कि उसके साथ साथ वो उसकी शेप को मेंटेन रखता है। एनिमल सेल तभी रेगुलर शेप्स में भी होता है, और वो अवॉइड करता है कि भाई अगर पानी आ भी जाएगा ना तो वो फटता नहीं है। तो इन प्लांट सेल अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो वो टर्जिडिटी की तरफ चला जाएगा, लेकिन वो फटता कभी भी नहीं है, वो टर्जिड स्ट्रक्चर बन जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द वाटर लॉस, अगर प्लांट्स में पानी कम हो गया, वाटर लॉस हो गया, तो उसमें हमारे पास जो पानी का स्ट्रक्चर है दैट बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड, या आप इसको फ्लैसिड स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। वेल द प्लाज्मोलाइसिस इज ऑल्सो इन योर ए लेवल्स बायोलॉजी पेपर 3 प्रैक्टिकल स्किल्स में। मैं आपको जो सीरीज स्टार्ट करूँगा उससे प्लाज्मोलाइसिस आपका एक चैप्टर है, बाकायदा आपको परफॉर्म करना होता है और आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है प्लाज्मोलाइसिस का, तो हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। वह प्लाज्मोलाइसिस का स्ट्रक्चर बन जाता है प्लांट सेल का जब उसमें पानी बहुत ज़्यादा बहुत कम हो जाए, बिल्कुल ख़त्म होने की चांसेस हो। ठीक है, जैसे इन एनिमल सेल वी आर सेइंग इट्स श्रिंक और क्रीनेटेड, इन अ प्लांट सेल व्हेन देयर इज नो वाटर तो प्लाज्मोलाइसिस स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर पानी बहुत ही ज़्यादा होगा तो टर्जिड स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन फिर भी बर्स्ट नहीं होता, फटता नहीं है पानी। जो प्लांट सेल है वो फटता नहीं है ज़्यादा पानी होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, आई होप दैट आई हैव क्लियर एवरीथिंग। नाउ मूविंग टुवर्ड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो खामोश नहीं बैठो, बिकॉज यहाँ से तुम टॉपिकल्स करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि P2 में और P4 में, अगर तुम A2 में हो तो P4 करो, AS में हो तो फिर P1 और P2 करो, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इन पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते चलेंगे। यू ऑलरेडी नो इन योर ओ लेवल्स यू हैव डन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि इट इज़ ये बिल्कुल डिफ्यूजन का उल्टा है। एक तो पहली बात ये कि अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दूसरी बात ये कि इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है इसलिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात ये इट इज़ अपोजिट ऑफ डिफ्यूजन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ और आइंस थ्रू ट्रांसफर प्रोटीन अक्रॉस द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। अच्छा, यहाँ पर वो की पॉइंट नहीं लिखा हुआ। फ्रॉम अ रीजन, अभी आप पढ़ रहे थे व्हाट इज डिफ्यूजन, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, while active transport is the movement of molecules or ions from a region of lower concentration to higher concentration। यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, जहाँ से कंसंट्रेशन कम है वहाँ से ज़्यादा वाली कंसंट्रेशन की तरफ इसका पाथवे मूव ऑन करता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इट इज़ अचीव बाय द कैरियर और चैनल प्रोटीन। चैनल और कैरियर दोनों जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है उसके थ्रू जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दे आर स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दे आर ट्रांसपोर्टिंग। ये स्पेसिफिक होते हैं टू द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जिसको को ट्रांसपोर्ट करना है, लाइक अगर ग्लूकोज अमीनो एसिड है या कुछ भी है तो उसके ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिसिटी मैटर करती है। एंड यू ऑलरेडी नो वाई द स्पेसिफिसिटी इज इंपॉर्टेंट ओवर है, ताकि वही मॉलिक्यूल जो है जिसे ट्रांसपोर्ट करने से वही ट्रांसपोर्ट हो। ओके, एंड इट रिक्वायर्स एनर्जी सप्लाइड बाय एटीपी। एटीपी दोगे तो एटीपी आपको एनर्जी देता है। कैसे? एटीपी एडीपी में बदल जाता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और उसके साथ आपको एक एनर्जी मिल जाती है। और जो एनर्जी मिलती है फिर वो कैरियर या चैनल प्रोटीन जहाँ से भी मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहा होता है कि उसकी शेप को चेंज कर देती है ताकि मॉलिक्यूल मजीद ट्रांसफर हो जाए, और सॉरी ट्रांसपोर्ट हो जाए। यप, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सोडियम पोटेशियम पंप। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करो। ये थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो आपको A2 में भी देते हैं। एंड इन A2 कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो या फिर होम्योस्टेसिस हो, ये वाले चैप्टर्स में तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट्स है। अगर तुम या AS में लैग कर रहे हो तो A2 के लिए तुम्हें पूरी AS को दोबारा रिवाइज करना है। एंड आई वांट यू गाइस कि आप AS में अपना A बनाओ, A लेकर जाओ A2 की तरफ, ठीक है। ना सोडियम पोटेशियम पंप की बात करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद देखो, अगर P1 आए या P2 आए, P2 में वैसे ज़्यादा वो पूछते हैं क्योंकि एग्जामिनर चेक करना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी काबिलियत है कि वो क्या ये चीज़ लिख सकता है या नहीं।
ओके। अब एटी हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास बेसिकली नाउ यू कैन जस्ट सी दैट दिस इज द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। यहाँ पर हमारे पास 3 सोडियम मॉलिक्यूल्स जो हैं 3 सोडियम आयंस गिवन आउट द सेल। 3 जो सोडियम के आयंस हैं वो सेल से बाहर चले जाते हैं और उसी सेम टाइम पर 2 पोटेशियम के आयंस एंटर हो रहे हैं इन द सेल फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उससे एंटर हो रहे हैं इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। और यही मतलब एक ही टाइम पे हो रहा है। उसी टाइम पर सोडियम के 3 मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं और पोटेशियम के 2 आयंस अंदर आ रहे हैं और उसी टाइम पर एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज इट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एक एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है और उसी के साथ साथ हमारे पास 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। दिस इज़ द की पॉइंट यू नीड टू नो। बस सोडियम पोटेशियम पंप में इतना ही है और कुछ नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द वे ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ए2 में इसके ज़्यादा कॉन्सेप्ट है पर यहाँ पर भी इसका कॉन्सेप्ट है कि फॉर एवरी एटीपी मॉलिक्यूल यूज्ड हमारे पास जब भी एक भी अगर हमारे पास फॉर सपोज एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो उसमें हमारे पास जो 3 सोडियम है वो बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर रहेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास 2 एटीपी है, 2 एटीपी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं, मतलब 2 एटीपी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? 2 एटीपी से अब आप सोडियम और पोटेशियम को डबल कर दो, यानी कि अब मेरे पास 6 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 4 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन सेंस। आप आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं, तभी मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी। बाय द वे दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब मूव टुवर्ड्स द बल्क ट्रांसपोर्ट व्हिच इज द लास्ट थिंग। अब बल्क ट्रांसपोर्ट में हमें 2 चीज़ों को डिस्कस करना है, एक एंडोसाइटोसिस को, एक एक्सोसाइटोसिस को। वेल व्हाट इज द बल्क ट्रांसपोर्ट? बल्क का मतलब होता है वेट और मास। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, where large molecules are transported across the cell surface membrane using energy from ATP। बल्क ट्रांसपोर्ट में भी आपको ATP की ज़रूरत होती है और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को, हाई मास को, लार्ज वेट्स को जो है वो ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, और एक्सोसाइटोसिस होता है यानी कि आउटसाइड और एंडोसाइटोसिस होता है यानी कि इनसाइड। अब दोनों का क्या मतलब है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। अब 2 डायग्राम्स आपको गिवन है। ठीक है, आप इन दोनों डायग्राम्स को देखो पर उससे पहले नीचे डेफिनेशन को देखो। Endocytosis is basically the bulk movement of liquids or solids into a cell by the infolding of the cell membrane to form vesicles containing the containing the substance। हाँ, जो भी कोई substance है ये इसको अपने अंदर ले लेता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अपने अंदर वो चीज़ ले रहा है। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है यानी कि कोई सब्सटेंस आया है और सेल सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर, अब देखो किस तरह से सेल सरफेस मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग का वर्ड आपको यूज़ करना है, ये इस तरह से इनफोल्ड होता है और उसके बाद एक वेसिकल की शेप अपना लेता है यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर। और इस वेसिकल यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर अब इस वेसिकल में वो सब्सटेंस है जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो बाहर से अंदर एंटर हुआ था। दिस इज़ कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस। ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और आपको सेकंड डायग्राम में एंडोसाइटोसिस गिवन है और फर्स्ट डायग्राम में एक्सोसाइटोसिस गिवन है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड यानी कि मॉलिक्यूल से बाहर जा रहा होता है। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस इज बेसिकली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू नो अबाउट इट। या तो अब हम एंडोसाइटोसिस की बात करते चलेंगे कि इन एंडोसाइटोसिस बल्क मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स और सॉलिड्स आउट ऑफ अ सेल बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स कंटेनिंग द सब्सटेंस विद द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। यानी कि ये मॉलिक्यूल की मूवमेंट को आउटसाइड, यानी कि एक वेसिकल था जिसके अंदर कोई सब्सटेंस था तो ये उस सब्सटेंस को बाहर फेंकता है। लेकिन किस तरह से बाहर ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है कि ये जो वेसिकल है ये आकर सेल सरफेस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ कर जाता है। यानी कि खुद देखो कि ये जो वेसिकल है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये सेल से बाहर नहीं जा रहा बल्कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कर रहा है। जब ये सेल सरफेस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है यानी कि अटैच हो जाता है और खुल जाता है, तो उसके बाद जो भी सब्सटेंस है वो आउट यानी बाहर चला जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में चला जाता है। अब जो भी वो फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि बाहर इन्वायरमेंट में चला जाता है और ये वेसिकल आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं टू द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। कभी भी वेसिकल जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जाता बल्कि सेल सरफेस मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, रहता सेल के अंदर ही है एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल योर एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, एंडोसाइटोसिस में एक बात याद रख लो कि अगर कोई सब्सटेंस आ रहा है, जो कि जो है वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर वेसिकल फॉर्म कर रहा है और सब्सटेंस को अपने अंदर रख रहा है, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है तो फिर वो फैगोसाइटोसिस होता है और अगर वो सब्सटेंस लिक्विड है तो फिर वो पिनोसाइटोसिस होता है। दिस इज़ द 2 इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो, दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। अगर कोई लिक्विड चीज़ है, लिक्विड इन अ स्टेट है और वो चीज़ जो सेल है वो उस चीज़ को अपने अंदर लेगा
एंडोसाइटोसिस करेगा। तो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में के बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, वो जो लिक्विफाइड चीज़ अंदर आ रही है ना, जो फिर वेसिकल के अंदर स्टोर हो रही है, स्टोर मतलब यू कैन जस्ट यूज वर्ड स्टोर, वेल ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो लिक्विड होगा अगर स्ट्रक्चर, तो वी विल से दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस फंक्शन इज कॉल्ड द पिनोसाइटोसिस। अगर वो सॉलिड है स्ट्रक्चर, तो हम फिर सॉलिड को कहेंगे कि दैट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, आप फैगोसाइटोसिस को बाय द वे अपनी इम्यूनिटी पे पढ़ने वाले हो, लेकिन वेल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यू नीड टू नो अबाउट इट। ठीक है, कि एंडोसाइटोसिस हम चीज़ को अंदर लेते हैं और इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन होती है जो कि वेसिकल फॉर्म करती है, वेसिकल के अंदर सब्सटेंस होता है। अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है तो ये प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाता है, अगर वो सब्सटेंस लिक्विड है तो फिर ये जो प्रोसेस है ये पिनोसाइटोसिस कहलाता है। यानी कि आप खाना खा रहे हो तो फैगोसाइटोसिस, पानी पी रहे हो तो पिनोसाइटोसिस। ठीक है, ये इस तरह से याद कर सकते हो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। ठीक है, पर ये पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपको इन्वेस्टिगेट किया जाता है विद इन योर ए लेवल्स एग्जाम। तो किस तरह से आप पेपर 1 और पेपर 2 खोल कर देख सकते हो कि वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाउ यप, और हमारा एक्सोसाइटोसिस भी हो गया एंड वी आर फाइनली डन विद दिस चैप्टर। सो फाइनली दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अब इसके टॉपिकल्स उठा के करो, उसके बाद ये रिलीज करना, फिर तुम्हें वो पता चलेगा कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर।